ऑलराइट, शेयर मार्केट है क्या? अब इसको देखने के लिए हमें शेयर मार्केट में कौन से प्लेयर्स है वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो टोटल मेन प्लेयर्स शेयर मार्केट में 4 आते हैं। पहला प्लेयर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पहला प्लेयर है कंपनी। किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट लानी है तो कंपनी आती है पब्लिक के पास या कंपनी जाती है इन्वेस्टर्स के पास, तो वो चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद सेबी का रोल इसमें क्या रहेगा, उसके बाद ब्रोकर का रोल क्या रहेगा, और उसके बाद ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का रोल क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रीधर पंडित, आप देख रहे हैं डिकोडिंग मार्केट्स। लेट्स बिगिन विथ अवर लेक्चर। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो है ये कंपनी, देखिए यू कैन क्लियरली सी कि अगर किसी भी कंपनी को एक्सपांशन करना है, खुद का नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में लाना है तो पैसा लगेगा। अगर कंपनी को पैसा लगेगा तो कंपनी को पैसा रेज करने के लिए ना मेन 2 चीजें लगेगी। सबसे पहला चीज होगा कि कंपनी अगर लोन लेती है तो पैसा रेज करे, कंपनी को पैसा मिल सकता है, या कंपनी किसी से इन्वेस्टमेंट मांग सकती है, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट मांग सकती है। लोन का ऑप्शन कंपनी के लिए इतना वायबल है नहीं। उसके पीछे का रीजन है कि जब लोन कंपनी लेगी तो कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी पड़ेगी, और दूसरा चीज़ है कि उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट नहीं चला तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट दोनों के दोनों उसको देने पड़ेंगे। इसलिए लोन का ऑप्शन जो है ये वायबल है नहीं, एंड इसीलिए कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट मांगती है बाकी के लोगों के पास से। अब ये इन्वेस्टमेंट जब मांगती है ना, तो इन्वेस्टमेंट मांगने के अलग अलग वेज क्या है, कौन से है, ये हम देखेंगे। मल्टीपल वेज आर देयर। आपने शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक में क्या होता है, शार्क टैंक में एक बंदा आता है, बिजनेस ओनर आता है, और वो बाकी के शार्क्स को पूछता है, बताता है कि मेरा एक ऐसा ऐसा कंपनी है, लेट्स से कि ये पेन बेचने वाला, मतलब तैयार करके बेचने वाला ये मेरा कंपनी है, एंड आई वांट टू एक्सपांड माय कंपनी इन इंडिया और थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड आई नीड योर एक्सपर्टीज फॉर द सेम, और उसके लिए मुझे पैसा भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपसे मांग रहा हूँ। मैं आपको मेरे कंपनी के 10% देता हूँ, और आप मुझे आपके पास से 50 लाख रुपए दे दीजिएगा, और आपका एक्सपर्टीज भी मुझे चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो बिजनेस ओनर क्या कर रहा है, बिजनेस ओनर खुद के कंपनी के स्टेक्स, मतलब इक्विटी, मतलब शेयर्स, मतलब सिक्योरिटीज बेच रहा है किसी इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर क्या कर रहा है, उसको पैसा भी दे रहा है और एक्सपर्टीज भी दे रहा है। उसके बाद वो पैसा लेके वो पर्टिकुलर कंपनी का ओनर खुद का मैन्युफैक्चरिंग लगाएगा, अच्छा खासा प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आएगी, और दोनों मिलके बिजनेस को एक्सपांड करेंगे। जो बिजनेस होगा उसमें से दोनों प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस। अब जब भी कोई बिजनेस ओनर को पैसा चाहिए तो वो इन्वेस्टर के पास जब जाता है ना, तो इन्वेस्टर के भी टाइप्स रहते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स रहते हैं कुछ लोग, ओके, कुछ लोग इनक्यूबेटर्स रहते हैं, ओके, इनक्यूबेटर्स रहते हैं, कुछ लोग शार्क्स रहते हैं। और जो शार्क टैंक में हम देखते हैं ना कि 10% चाहिए, 10% ले लीजिएगा, लेकिन 50 लाख रुपए दे दीजिएगा। तो वो बोलते हैं कि 10% ले लूंगा, लेकिन मैं 50 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं 25 लाख रुपए दे दूंगा। या फिर मैं 50 लाख अगर तुझे चाहिए तो 50 लाख दे दूंगा, लेकिन मुझे 10% नहीं चाहिए, मुझे 20% या 25% चाहिए तेरे कंपनी के। ओके, तो ये चीजें हो जाती है शार्क टैंक में। ये कंपनी बड़ी होने के बाद की बात है, लेकिन कंपनी जब बेबी स्टेप्स ले रही है तब इनक्यूबेटर्स इन्वेस्टर जो है वो आपको हेल्प करते हैं एकदम इनिशियल फेज में, जहां पे वो इक्विटी ज़्यादा मांगते हैं और आपको पैसा कम देते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन कंपनी की ग्रोथ उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को दिख रही है, एंड दैट इज द ओनली रीजन इनक्यूबेटर इज इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। और उसके बाद इनके दोनों के बीच में आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड से मार्केट में अपसाइड में आ गई कंपनी, खुद सर्वाइव कर रही है, लेकिन उसको और बड़ा बनना है, एक्सपांशन करना है, तो एंजल इन्वेस्टर्स बीच में आते हैं और आपको यहाँ पे पैसा देते हैं। अब बिजनेस ओनर क्या करता है, अगर सारी चीज़ें बिजनेस ओनर को समझ में आ गई है कि अब हम क्या करते हैं, शार्क के पास नहीं जाएंगे, इनक्यूबेटर के पास नहीं जाएंगे, एंजल इन्वेस्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो कंपनी सोचती है कि हम एक काम करेंगे, हम हमारी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड कर देंगे। पब्लिकली लिस्टेड मतलब क्या, कंपनी बोलती है
सेबी के पास जाके कि हमारी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड कर दो, हम हमारे कंपनी के शेयर जो है वो पब्लिक को दे देंगे और पब्लिक से पैसा रेज करेंगे। तो वहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह कुछ नहीं रहेगा, जितना पैसा हम बोल रहे हैं सेबी के साथ ही एक बार मीटिंग हो जाएगी, सेबी बोलेगी कि इतने परसेंटेजेस शेयर्स आपको देने पड़ेंगे, इतने परसेंटेजेस में इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको देने पड़ेंगे और उसके अगेंस्ट हम अरेंज करेंगे पब्लिक आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। तो इस प्रकार से बिजनेस ओनर जो है, कंपनीज जो है वो खुद का पैसा जो है मार्केट में मांग सकती है। अब यहाँ पे मांगने के दो वेज है। देखिए, आईपीओ और एफपीओ। कंपनी गई सेबी के पास, सेबी को बोला कि ऐसे ऐसे हमें पैसे की जरूरत है। सेबी बोली कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिएगा, आप किस सेक्टर में काम करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स है आपके, पिछले कुछ सालों का आपका टैक्सेशन फाइल जो किया है आपने उसका हमें रिपोर्ट दे दीजिएगा। तो वो सारी चीज़ें लेके एक बार वेरीफाई करके सेबी बोलती है कंपनी को कि यस, हम आपका पब्लिकली लिस्टेड कर देंगे कंपनी और उसके लिए आपका आईपीओ फाइल करना पड़ेगा। अब देखिए, बात आ गई आईपीओ के ऊपर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब भी कंपनी कोई भी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लेती है तो उसको आईपीओ फाइल करना पड़ता है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इसका मतलब क्या है? ऑफरिंग मतलब शेयर्स कंपनी दे रही है किसी भी पब्लिक, मतलब किसी भी बंदे को। ओके, ऑफरिंग मतलब शेयर्स को देना, पब्लिक को दे रही है। और इनिशियल मतलब सबसे पहला। अब यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टर्स, पब्लिक है वो खुद थोड़े थोड़े पैसे देके शेयर्स एक्वायर करके उस पर्टिकुलर कंपनी को पैसा दे रही है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है आईपीओ। अब ये आईपीओ का डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है, अलोकेशन जो रहता है वो रैंडमली रहता है। आईपीओ के रिगार्डिंग एक सेपरेट लेक्चर हमारा रहेगा, उसमें इन डेप्थ जान लेंगे कि आईपीओ है क्या। अब पब्लिकली लिस्टेड हो गई, आईपीओ आ गया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और कंपनी को पैसा मिल गया। अब पहली फेज में आईपीओ आ गया और अच्छा खासा पैसा मिल गया, कंपनी ने एक्सपांशन किया। लेकिन कंपनी को और एक्सपांशन करना है तो कंपनी क्या बोलती है कि हमें और पैसा चाहिए। लेकिन आईपीओ तो एक बार आ चुका है ना, दूसरी बार आईपीओ नहीं आ सकता। आईपीओ का मतलब ही इनिशियल का मतलब सबसे पहली बार, सबसे पहली टाइम। अगर ये चीज़ है तो उसके बाद आईपीओ नहीं आ सकता। आईपीओ के बाद अगर फिर से एक बार कंपनी को पैसा चाहिए तो सेबी क्या बोलती है, हम आपका एफपीओ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ एफपीओ स्टैंड्स फॉर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ओके, पब्लिक को ही शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन आईपीओ के बाद जो किए जाते हैं उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब यहाँ पे हो क्या रहे, देखिए, रिसेंटली आइडिया वोडाफोन का एफपीओ आया था। ओके, कुछ महीने हो गए, आई बिलीव सो 4-6 महीने हो गए होंगे उस चीज़ को। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आइडिया वोडाफोन का आया था। उसके बाद कंपनी की जो खस्ता हालत हो गई ना, अभी फिलहाल तो डाउन साइड में गिर रहा था वो, अभी आइडिया वोडाफोन धीरे धीरे अपसाइड में आ रहा है। इतना हाथी स्टॉक, इतना मैमथ स्टॉक, लेकिन धूल चाटा स्टॉक ने और फिर से एक बार अपसाइड में आ रहा है। येस बैंक का भी वैसे ही हुआ। ओके, तो आईपीओ और एफपीओ इस दो वेज से कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में पैसा रेज कर सकती है। अब ये हो गया कंपनी के बारे में। अब सेबी के बारे में थोड़ा सा बात करके देखेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेबी? सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, SEBI। सेबी, S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज, RITIE, securities. E stands for exchange, securities exchange. B stands for board of, we would like to say, and I stands for India. अब सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज का मतलब है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर्स का मतलब है स्टॉक्स, कुछ भी बोल दीजिएगा इसको। सिक्योरिटीज का एक्सचेंज, शेयर्स का एक्सचेंज मतलब लेन देन जो होता है, बाइंग और सेलिंग होता है, उसके ऊपर जो एक वॉचडॉग बैठा है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो एक संस्था बनाई गई है उसको बोला जाता है सेबी। और ये इंडिया की प्राइमरी संस्था है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। अब ये संस्था इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, ये डिपेंडेंट संस्था है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है।
ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर आती है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण मैडम। ओके, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि टैक्सेशन लगाना बंद कर दे। ऑलराइट, आई मीन आई हेट हर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत टैक्सेशन लगाती है निर्मला मैडम। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये रेगुलेट करती है सेबी को, और सेबी रेगुलेट करती है इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी कुछ बाइंग और सेलिंग होता है उसके ऊपर ये सारी चीजें रेगुलेट होती है। ऑलराइट, तो ये हो गया सेबी के रिगार्डिंग। नाउ इफ यू आर गोइंग टू हैव अ लुक, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, NSDL, CDSL, NSE और BSE। अब ये चीज़ें है क्या? ये सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि NSDL, CDSL, NSE और BSE है क्या। अब इसको ऐसा समझ लीजिएगा कि सेबी के अंडर, ओके, सेबी एक मैन्युफैक्चरर है, ओके, और सेबी के अंडर 2 होलसेलर्स है। ऑलराइट, 2 होलसेलर्स का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो एज आई रिमेंबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो पहला संगठन था वो हुआ था 1994 में, लेकिन उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया 1996 में। और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी फिलहाल तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इतना ही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड अभी फिलहाल तो देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एशिया में सबसे पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा रहेगा? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। हमारा मुंबई का जो फोर्ट का एरिया है ना, वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक 4 दोस्त थे, उसमें से आई बिलीव सो एक पारसी था और 3 गुजराती थे, ऐसा कुछ तो था, एज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन 4 बंदों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी, और वो की थी 1860s 1870s के आसपास। क्योंकि इतना पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और तब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में किसका खरीदी बिक्री होता था? धान्य का। ओके, ज्वार, बाजरा, मकई, ओके, ये सारी चीजें जो है उनका खरीदी बिक्वाली होता था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस, और अभी तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज हैंडलिंग ऑफ अबाउट $4 ट्रिलियन का रेवेन्यू। ओके, उससे बड़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अभी तो लेट आया, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सबसे पहले मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सारे के सारे शेयर्स कन्वर्ट कर दिए इंडिया में, और उसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खुद के निकाले कि वो प्रोडक्ट्स लोकप्रिय हो गए, जैसे कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और फिन निफ्टी है। ऐसे प्रोडक्ट्स कुछ है जहाँ पे ट्रेडर्स ट्रेड करने के लिए अच्छे खासे आते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अच्छा खासा लिक्विडिटी और रेवेन्यू प्रोवाइड करके देते हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका एक डिपॉजिटरी रहता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका एक डिपॉजिटरी रहता है। अब डिपॉजिटरी का मतलब क्या है? ओके, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। अब डिपॉजिटरी का मतलब बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ। हर्षद मेहता जब भी कभी, ऐसा मतलब कहा जाता है, जब भी कभी शेयर्स का बाइंग कर लेता था ना किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो और एक गोडाउन बाय कर लेता था, खरीदी कर लेता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में आते थे। ओके, और हर्षद मेहता जब शेयर्स का बाइंग करता था ना, तो वो शेयर्स ट्रक में लाद के उसके पास आते थे। इतना बड़ा बाइंग करता था वो शेयर्स का, तो उसको रखने के लिए उसको एक नया गोडाउन बाय करना पड़ता था। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। ओके, ये रूमर भी हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट दिस इज व्हाट आई हर्ड। मुझे आपको बताना क्या है, हर्षद मेहता ने शेयर्स को रखने के लिए जैसे खुद की डिपॉजिटरी बनाई थी, गोडाउन बनाया था, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑनलाइन एक डिपॉजिटरी था, डिपॉजिटरी है। ओके, एक गोडाउन है ऑनलाइन, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी एक गोडाउन है जहां पे शेयर्स को सिक्योरली रखा जाता है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। अब ये डिपॉजिटरी जो है, ये गोडाउन जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, इसको बोला जाता है NSDL, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिस गोडाउन में शेयर्स को रखता है इसको बोला जाता है CDSL। अब मैं आपको ये चीजें ना बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में, आपके बोली भाषा में, आपके आसपास जो चीजें घट रही है इसके साथ रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें छप जाए अच्छी तरीके से। ऑलराइट, इसको एकदम ऐसे हार्ड एंड फास्ट मत लेना कि सर ने बोला है तो ऐसे ही होगा, या फिर ओके, ये सारी की सारी चीजें ऑनलाइन स्टोर की जाती है विथ गुड फायरवॉल, कि जिसको ब्रेक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ओके, ऐसे फायरवॉल से ये चीजें जो है सिक्योर की जाती है। अब डिपॉजिटरी जो है NSDL और CDSL, इसमें NSDL का फुल फॉर्म क्या है? NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी
डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, ये है NSDL का फुल फॉर्म। और CDSL का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ओके, तो CDSL मैनेज किया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से और NSDL मैनेज किया जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये भी देख लेते हैं। एज आई सेड कि इसको आप कह सकते हैं कि सेबी अगर मैन्युफैक्चरर है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेबी के अंडर दो दुकानें हैं। मतलब रिलायंस का स्टॉक अगर मार्केट में आया है तो वो रिलायंस का स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको मिलेगा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी उसमें भी आपको मिलेगा। आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे जाके आपको वो परचेस करना है। अब इसमें फर्क क्या है दोनों में? 19-20 का फर्क है। मतलब 1,000 रुपये ऊपर नीचे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1,000 रुपये सस्ता मिलेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1,000 रुपये महंगा मिलेगा, या फिर वाइस वर्सा, वट एवर दैट में भी। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, कोई किसी भी शेयर को अगर बाय करना है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप बाय करिएगा, क्योंकि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की लिक्विडिटी बहुत अच्छी खासी रहती है। उसी स्टॉक में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बायर्स और सेलर्स की लिक्विडिटी थोड़ी सी कम रहती है, आपके ऑर्डर्स में स्लिपेजेस आ सकते हैं। दैट इज द रीजन यू कैन चूज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेम शेयर रहेगा तो कंपनी अलग अलग है क्या? नहीं भाई साहब, कंपनी तो एक ही रिलायंस, लेकिन उसके शेयर्स अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे स्टोर किए गए हैं, मतलब फ्लैग कर दिए गए हैं। इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि आपको पार्ले जी बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना है तो आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं? आप जा सकते हैं आपके घर के बाजू में रिटेल का दुकान जो है ना, उसके पास जाके वो पार्ले जी बिस्किट का पैकेट जो है वो बाय कर सकते हैं। अब इसका मतलब दूसरे दुकान में नहीं होंगे ऐसा कुछ है क्या? नहीं, दूसरे दुकान में भी रहेंगे। इन द सेम वे रिलायंस का स्टॉक NSE में भी रहेगा, BSE में भी रहेगा। इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम दिस स्टोर यू कैन गो इन दैट स्टोर, इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम दैट स्टोर यू कैन गो इन दैट पर्टिकुलर स्टोर। इट डिपेंड्स ऑन इट। लेकिन हम सेबी के पास जाके डायरेक्टली नहीं बाय कर सकते। ऑलराइट, सेबी इज अ कंट्रोलर ओनली, वॉचडॉग है ये। आपको अगर बिस्किट का पैकेट बाय करना है पार्ले जी का तो आप पार्ले जी के फैक्ट्री में जाके नहीं बाय करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? आपके घर के बाजू में दुकान है वहीं पे जाके बाय करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स टू यू इन अ वेरी वेरी लेमन टर्म्स। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा अभी तक? कंपनी है, कंपनी का IPO कैसे आ सकता है, FPO कैसे आ सकता है, सेबी जो है, सेबी के अंडर NSDL क्या है, CDSL क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस जो है, मेन ऑफिस इंडिया का, वो है मुंबई में BKC के यहाँ पे, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन ऑफिस है मुंबई में ही, फोर्ट का एरिया जो है, काला घोड़ा का एरिया, वो जहांगीर आर्ट गैलरी है ना, वहाँ से आपको नीचे जाना पड़ता है, दलाल स्ट्रीट है वहाँ पे, और दलाल स्ट्रीट के ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है। तो पूरे के पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट को चलाने वाली ये जो दो बड़ी संस्थाएं हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इतना ही नहीं, सेबी का भी मेन जो इम्पोर्टेंट ऑफिस है वो भी मुंबई में ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सामने ही। तो ये सारी तीन बड़ी बड़ी कंपनी जो है, संस्थाएं जो है, ये पूरे इंडिया में मेन ऑफिसेस इनके मुंबई में है। एंड दैट इज ऑल्सो रीजन, वन ऑफ द रीजंस दैट मुंबई इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई मीन वन ऑफ द सिटीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं। प्लेयर्स इन द मार्केट में कंपनी देखी, सेबी देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्रोकर का और ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का रोल इस मार्केट में क्या रहता है। आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। श्रीधर पंडित साइनिंग ऑफ। कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। जय शिवराय।